Hello dear student, yesterday we were discussing about the potential energy, and yesterday we have discussed only about one energy, that is gravitational energy, which is also a potential energy and its full name is gravitational potential energy. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग, ये स्प्रिंग क्या चीज होती है एक्चुअल में. जैसे ये कोई स्प्रिंग मैं बनाता हूं, जैसे आपके पेन का स्प्रिंग होता है, जनरली आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, या कोई एक आम कोई भी स्प्रिंग जो आप देखते हो, उसमें क्या होता है कि जैसे वो स्प्रिंग अगर नॉर्मल पोजीशन में, मान लिया इतनी लंबी है वो स्प्रिंग, तो उसको अगर आप ऐसे रखते हो वो कुछ काम नहीं कर सकता, कोई फोर्स नहीं लगा सकता. लेकिन एक बार अगर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया या उसको कंप्रेस कर दिया, फिर आप उस पोजीशन में उससे कोई भी काम ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे उसको टेंशन में ले जाके छोड़ दिया, जैसे आपका ये स्टेपलर होता है जो आप पिन लगाते हो कागज के ऊपर, उसमें क्या होता है कि वो स्प्रिंग जो है वो टेंशन में रहता है, खिंचा हुआ रहता है जब तक उसके अंदर पिन रहती हैं, और वो लगातार कंटिन्यूसली एक फोर्स लगा के रखता है उन पिनों के ऊपर. तो जितनी पिन यूज होती रहती है वो स्प्रिंग अपने आप उनको आगे की तरफ बढ़ाता रहता है. तो वो काम क्यों कर रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. उस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है. वो अगर आप 6 महीने तक, साल भर तक भी रखोगे, उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर रहेगी, और जब भी आप उससे यूज लेना चाहो, इट विल बी रेडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो ये स्प्रिंग में इस तरीके से काम होता है कि जैसे ही हम अगर उसकी नॉर्मल लेंथ से या तो उसको कंप्रेस कर दें या एक्सटेंड कर दें, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है. अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको नॉर्मल लेंथ से या तो कंप्रेस करें या स्टोर करें, तो फिर इसके अंदर एक रेसिस्टिंग फोर्स लगता है, और ये जो रेसिस्टिंग फोर्स जो होता है, जैसे ये इतना पोर्शन जो है ऊपर वाले नॉर्मल लेंथ से ज्यादा है, तो रेसिस्टिंग फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कि आप जितना ज्यादा उसको एक्सटेंड करोगे या कंप्रेस करोगे. आप एक स्प्रिंग है नॉर्मल, उसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जैसे हम कोई भी बहुत ही भारी स्प्रिंग अगर देखते हैं, जैसे गाड़ी के शॉकर के अंदर होता है, या हमारे ट्रैक्टर में जो खेती बाड़ी की मशीन में जो पीछे लगे रहते हैं स्प्रिंग, उनको अगर हम थोड़ा बहुत 1 mm आगे पीछे हिलाना चाहे हम हिला सकते हैं, लेकिन अगर हम उनके अंदर बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंड या कंप्रेस करना चाहे हम कभी नहीं कर सकते. जैसे गाड़ी में भी होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम कर सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज्यादा आप इसको एक्सटेंड या जितना ज्यादा इसको कंप्रेस करोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. शुरुआत में थोड़ा सा लंबा करते हो स्प्रिंग को, बिल्कुल ना के बराबर फोर्स लगता है, और ज्यादा करो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. बहुत ज्यादा अगर आप लंबा करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इसका उल्टा कंप्रेशन में थोड़ा सा कंप्रेस करते हो तो आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक मोटा ऐसा स्प्रिंग है उसको बिल्कुल कंप्रेस कर दे, तो यू हैव टू अप्लाई ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स. तो यहां से क्या प्रिंसिपल निकलता है प्रैक्टिकली, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलोंगेशन और कंप्रेशन. जितना ज्यादा आप इसको इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चेंज इन लेंथ. तो ये एलोंगेशन में या कंप्रेशन में आप लेंथ को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. तो यहां से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है k इंटू एक्स. ये इक्वेशन बन गई किसी भी स्प्रिंग की, और इसमें ये जो कांस्टेंट है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है. ये किसी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. इसका जो फर्स्ट नाम है वो तो ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि हमेशा स्प्रिंग के बारे में उसी से यूज किया जाता है. इसका नाम तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस
ऑफ द स्प्रिंग। स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या होता है कि इस फार्मूला से क्या आ गया, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जिस स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस स्प्रिंग का स्प्रिंग रेशियो या स्टीफनेस ज्यादा होगा, जिसके लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसका स्टीफनेस कम होगा। तो ये किसी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग। जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, कोई स्प्रिंग तो ऐसा होता है जिसको आप थोड़ा सा भी एक्सटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो। दूसरा, हमारे पेन वगैरह में, स्टेपलर वगैरह में जो इतने हल्के हल्के स्प्रिंग होते हैं, इनको आप बड़े ही आराम से एलोंगेट भी कर पाते हो, कंप्रेस भी कर पाते हो। तो हम आज के बाद क्या बोल सकते हैं, ये जो छोटे छोटे हम स्प्रिंग देखते हैं इनकी स्टिफनेस कम है। दूसरा, ऐसे स्प्रिंग जैसे शॉक अब्जॉर्बर में मैंने बताया, या गाड़ी में, या किसी खेती बाड़ी की मशीन में, जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भारी स्प्रिंग देखते हो, वहां पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, देयर स्टिफनेस इज मोर। तो स्टिफनेस एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि किसी स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्म का मतलब इलोंगेट या कंप्रेस, लंबा या छोटा करना, उसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। दोनों वर्ड उसी में, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज करता हूं मैं। तो जिसको डिफॉर्मेशन करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़े उस स्प्रिंग का स्टिफनेस ज्यादा है, और जिसके लिए कम लगाना पड़े उसका स्टिफनेस कम है। अब इसमें एक बात और भी है, सेकंड ये है इसमें कि स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। एक्स क्या है, एक्स एक्चुअल में अगर टोटल लेंथ की हम बात करें तो ये टोटल लेंथ के लिए बन जाएगा F/L। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मैंने इस इलोंगेशन की जगह टोटल लेंथ लिख दिया, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये सिर्फ स्मॉल लेंथ है, और ये एल मैंने कंप्लीट लेंथ लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा लंबा स्प्रिंग होगा उसकी स्टिफनेस कम होगी, और इसका उल्टा जो छोटा स्प्रिंग होगा लेंथ वाइज उसकी स्टिफनेस जो है ज्यादा होगी। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर एक स्प्रिंग छोटा है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ लेंथ अलग अलग है, एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, मतलब दोनों की वायर सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों में जो वायर यूज किया है सेम मटेरियल का है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसकी लेंथ जो है छोटी है और इसकी लेंथ जो है ज्यादा है, बड़ी है। तो इन दोनों में अगर आपसे कोई पूछे कि किसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, किसकी स्टिफनेस कम होगी, जिसकी लेंथ कम है उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, लेंथ इज लेस स्टिफनेस इज मोर, और जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी स्टिफनेस कम होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देख सकते हो, एक छोटा स्प्रिंग ले लो, इतना मोटा जैसे साइकिल की सीट के नीचे होता है, वो छोटा स्प्रिंग होता है। उस स्प्रिंग को अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करना चाहो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक दूसरा बहुत बड़ा स्प्रिंग ले लो, जैसे हमारे हीटर में होता है, घर में जो बिजली का हीटर होता है, उसमें आप देखो, उसको अगर आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा करो वो इतने आराम से हो जाता है, अपने आप हिलने लगता है, जैसे इसके लिए तो कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है। वो क्यों हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दोनों की लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क है, एक बहुत ही छोटा स्प्रिंग है और एक बहुत ही बड़ा स्प्रिंग है। तो छोटे स्प्रिंग की स्टिफनेस ज्यादा होती है और बड़े स्प्रिंग की स्टिफनेस कम होती है। तो स्टिफनेस को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर हैं। अगर लेंथ की बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ हम ये देखें कि फोर्स की बात करके डिसाइड करना स्टिफनेस कम है या ज्यादा है, तो आप बोलो जिस पे फोर्स ज्यादा लगे उसकी स्टिफनेस ज्यादा, जिस पे फोर्स कम लगे उसकी स्टिफनेस कम। क्या करने के लिए, उसको डिफॉर्म करने के लिए। डिफॉर्म का मतलब छोटा या बड़ा करने के लिए। एक तो ये पैरामीटर निर्धारित करने के लिए। दूसरा है स्टिफनेस उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, कि जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्टिफनेस कम, और जिसकी लेंथ छोटी या कम उसकी स्टिफनेस ज्यादा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट parameter which we use in many times in case of spring। अब स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने का। अब उसकी बात करते हैं।
ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग हुआ। हमारे पास फोर्स का पता चल गया कि हम अगर एक स्प्रिंग को डिफॉर्म करेंगे तो उसका फोर्स इतना लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी और कितनी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि जैसे एक स्प्रिंग है, मान लिया ये इतना लंबा स्प्रिंग है, इसकी लेंथ जो है मान लिया अभी फिलहाल के लिए x है, आप इसको क्या करते हो, डिफॉर्म कर देते हो, और ये dx लेंथ तक डिफॉर्म किया आपने, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, एक तो उतना फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन। क्यों स्मॉल वर्क डन लिया, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन भी जो है स्मॉल है, तो ये बन जाएगा F डॉट dx। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं। यहाँ पे फोर्स की क्या वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं kx इंटू dx, और ये बन गया dw। अब हमें चाहिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि किस काम के लिए टोटल वर्क डन की हम बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए। तो टोटल वर्क डन का मतलब है कि इसको 0 से लेके x तक पूरे को अगर डिफॉर्म करना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू x से, तो ये वर्क डन जो है वो आ जाएगा टोटल इधर, तो और उधर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x kx dx। किसी किसी किताब में x को लेंथ को l से भी रिप्रेजेंट किया है, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, आप x की जगह l ले सकते हो और इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें ये k क्या है, दिस इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0 टू x x की पावर 1 dx। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, एंड लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, k x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 टू x। अब k बाई 2 तो बाहर आ गया क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, एक बार अपर लिमिट लिख दो x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन गया kx स्क्वायर बाई 2। ये वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन जो आप इसके ऊपर करोगे इसको डिफॉर्म करने के लिए, वो इसके अंदर एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और देन दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ kx स्क्वायर। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए मेनली दो ही कंपोनेंट, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दूसरा स्प्रिंग की वजह से, ये निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, यही हमारे सिलेबस में है। उसके अलावा भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे हम खाना खाते हैं हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। किसी बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो उसके अंदर एज ए केमिकल एनर्जी जो स्टोर होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, वो फिर आपको करंट दे सकती है। तो इस तरह की दुनिया जान में जो एनर्जी स्टोर हो जाए, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एक काम करने की कैपेबिलिटी आ जाए, उसी को पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट ये है, हम और बाकी की एनर्जीज के बारे में पढ़ने से पहले, क्योंकि मैंने बताया कि एनर्जी तो दुनिया जान में बहुत तरीके की है, लेकिन अभी जो हमने दो चीज सीखी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये बड़े ही काम की है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, और इनका इतना इंपॉर्टेंस है, ये एक दूसरे के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि इन दोनों को मिला के एक एनर्जी का नाम दे दिया गया, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है किसी भी कंपोनेंट की, उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी।